नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्रिंकिंग ड्राइविंग केस से संबंधित जो भी जानकारी है वो देने जा रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पब्लिक प्लेस पे किसी व्हीकल को ड्राइव किया जाता है या ड्राइव करने का प्रयास किया जाता है और वह व्यक्ति शराब के नशे में है और शराब के नशे में होने के बाद उसका जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है और उसमें उसकी जो मात्रा है वो 30 mg पर 100 ml से अगर ज़्यादा आती है, 30 mg अगर से भी ज़्यादा आती है पर 100 ml में, तो उसके अगेंस्ट में ड्रिंकिंग ड्राइविंग का केस रजिस्टर किया जाएगा किसी भी एथराइज पुलिस पर्सनल के द्वारा। दूसरी कंडीशन ये है कि एनडीपीएस एक्ट इसकी धारा 2 सब क्लास 14 एंड 23 में मेंशन पदार्थों से बनी हुई अगर दवाइयाँ जो हैं उस दवाइयों के इन्फ्लुएंस में आप हैं और उस इन्फ्लुएंस के तहत आपका व्हीकल पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं है ड्राइव करने पे, तो उस कंडीशन में अगर जो एथराइज पुलिस पर्सनल है उसको ये संदेह होता है तो आपसे टेस्ट कंडक्ट कराने के बारे में उनके द्वारा कहा जा सकता है। और अगर डिटेक्ट किया जाता है टेस्ट में आपको कि आप इन दवाइयों के इन्फ्लुएंस में है, उस कंडीशन में भी आपके अगेंस्ट में 185 का मैटर बनाया जाएगा। पहली तो कंडीशन है कि किन किन कंडीशन में ये सब चीज़ें बनती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई व्हीकल ड्राइव होनी चाहिए और आपको एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। अगर आप किसी व्हीकल में बैठे हुए हैं और आपने ड्रिंक कर रखी है और आप ड्राइविंग सीट पे नहीं है, सिर्फ पीछे बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें उस कंडीशन में ये केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। जो मेन चीज़ है कि पब्लिक प्लेस पे आपको कोई व्हीकल ड्राइव होनी चाहिए या ड्राइव करने का प्रयास होना चाहिए और जो अल्कोहल की मात्रा वो 30 mg से ऊपर होनी चाहिए पर 100 ml। दूसरी चीज़ है कि इसमें इम्प्रिजनमेंट क्या है। इम्प्रिजनमेंट ये है कि फर्स्ट टाइम अगर ये ऑफेंस आपके द्वारा किया जाता है तो इसमें तो या तो फिर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकती है। अगर मान के चलिए कि ये ऑफेंस दूसरी बार किया गया है, दूसरी बार से भी ज़्यादा बार किया गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से बढ़ के वो 2 साल तक की हो जाएगी और जो फाइन की जो अमाउंट होगी वो 10,000 से बढ़ के 15,000 तक की हो जाएगी या दोनों। जिन भी जुडिशियल अफसर जो जज आपके सामने आपका मैटर है ये उनको डिसाइड करना है। इस केस की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, इसमें जो ब्रेथ एनालाइजर डिवाइस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसका इसका एक प्रॉपर एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर होता है। इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। यह मशीन जो होती है या डिवाइस जो होती है एक एथराइज पर्सन को ही प्रोवाइड की जाती है और एथराइज पर्सन ही उसको उस टेस्ट को कंडक्ट करता है। दूसरी चीज़, ये जो मशीन होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका अप्रूवल होना चाहिए और प्रॉपर गजट में इसका प्रकाशन भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी मशीन के द्वारा किसी का टेस्ट किया गया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको अप्रूव्ड नहीं है वो मशीन और प्रॉपर गजट भी नहीं किया गया उसके बारे में, तो उसके द्वारा जो भी टेस्ट कंडक्ट किया गया है एज एविडेंस वो एडमिसेबल नहीं है। एज एविडेंस वही टेस्ट एडमिसेबल है जो कि सेक्शन 203 मोटर व्हीकल एक्ट की जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। आगे सी कंडीशन है, पुलिस अफसर के द्वारा जब भी आपसे टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए कहा जाएगा तो आपको टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने मना कर दिया तो वो पुलिस अफसर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए पुलिस अफसर को आपको अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विदाउट वारंट वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट कर लेने के बाद आपको जो नियरेस्ट मेडिकल जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ लेके जाएंगे और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनसे आपका लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए बोलेंगे और उस कंडीशन में लेबोरेटरी टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा अगर उस रिजल्ट में आपकी एल्कोहल का जो मात्रा जो होती है 30 mg से ज़्यादा डिटेक्ट होती है या एनडीपीएस एक्ट के द्वारा जो मेंशन किया गया सब जो दूसरी कंडीशन है उसके तहत जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेस पे ही केस को आगे
प्रोसीड किया जाता है। केस बनाने के बाद आपको कोर्ट के बारे में इंटीमेशन दे दी जाएगी कि फला डेट में आपको कोर्ट में जाना है, और आपसे पर्सनल बॉन्ड लेके आप पर्सनल बॉन्ड मोस्टली बहुत जगह अलग अलग प्रोसीजर है। कुछ केसों में पर्सनल बॉन्ड लिया जाता है, कुछ केसों में नहीं लिया जाता है। तो पर्सनल बॉन्ड लेके हर स्टेट का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है। चूँकि मैं दिल्ली के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली में आपको मोस्टली चालान इशू करके आपको कोर्ट की डेट बता दी जाती है। उसको उस डेट में आपको कोर्ट में जाके अपनी प्रोसीडिंग को करना होता है। वो मोस्टली बहुत सारे लोगों को यहाँ तक की तो प्रक्रिया पता होती है, कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट में जाने के बाद जो भी डेट पे आप कोर्ट में जाएंगे, उसमें जो जुडिशल अफसर होते हैं, जो जज साहब होते हैं, वो आपको पूरे केस के बारे में बताएंगे कि प्रोसिक्यूशन ने आपके अगेंस्ट में फला केस बनाया है कि आप फला डेट को फला व्हीकल ड्राइव कर रहे थे, और आपके जो टेस्ट किया गया, टेस्ट करने में इतनी मात्रा आपकी आई है, तो आपके अगेंस्ट में 185 का मैटर बनता है। तो क्या आप अपनी गलती मानते हैं कि आप शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे? अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो जज साहब जो भी फैसला करना है, एक STR होता है दिल्ली में जिसको समरी ट्रायल रजिस्टर बोलते हैं, उसमें आपकी जो केस होगा उसकी पूरी डिटेल उसमें नोट की जाएगी, और उसमें आप अपने राइटिंग में लिखेंगे मैं अपनी गलती मानता हूँ, और साइन करेंगे। उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन जो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसमें क्या करना चाहिए, गलती मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। देखिए, गलती मानने के इस केस में मेरी सभी को एडवाइस, अगर किसी के अगेंस्ट में यह केस बना दिया गया है तो उस कोर्ट के जो भी काउंसिल हैं वहाँ पे, उनसे एक बार आपको कंसल्ट करना चाहिए कि इसमें हमें किस तरीके से इस केस को प्रोसीड करना है। मान के चलिए आप कोर्ट में जाते हैं और आप गलती मानते हैं, गलती मानने के बाद फैसला जो भी है वो तो जुडिशियल अफसर को करना है। इन केस में अगर बहुत सारे मैटर में होता है कि फ़ाइन दे के जुडिशियल अफसर फाइन दे के वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, बट बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कस्टडी भी जेल, बहुत सारे लोग जेल चले जाते हैं। इसमें उनके अगेंस्ट में फ़ाइन न करके जेल का ही ऑर्डर कर दिया जाता है। तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो प्लीड गिल्टी, जो गलती मानने वाली जो प्रोसीजर है उसको प्लीड गिल्टी कहते हैं। प्लीड गिल्टी करने के बाद आपके जो ऑप्शन जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास हो जाता है तो आपको अपील में नहीं जा सकते। उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी है, अगर मान लीजिए फ़ाइन उसमें हुआ ही नहीं, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगी, तो आपकी अपील भी नहीं बनेगी। तो आपके राइट क्लोज हो जाते हैं प्लीड गिल्टी में। बार्गेनिंग 265B CRPC, जिसे हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है तो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन मूव करके उस मैटर को लोक अदालत में ले जाके अपने मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उसका ट्रायल भी पूरा कंप्लीट फेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपके वहाँ पे जो लोकल प्रैक्टिशनर हैं, तो उनसे एक बार आपको इस मामले के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये ऑफेंस मोस्टली उन लोगों से संबंधित है जो किसी न कहीं कामकाजी लोग होते हैं, उनसे संबंधित होता है, और कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है, और ऐसा कुछ ऑर्डर पास हो जाने पे उनका पूरा लाइफ जो होता है स्पॉइल कर जाता है। तो आपसे बस मेरी यही कंसल्ट है कि इन केस अगर कोई मामला अगर ऐसा हो जाता है तो जिस भी न्यायालय में मामला हो, वहाँ के जो भी काउंसिल्स हैं वहाँ पे आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि इसमें बेस्ट एडवाइस जो देते हैं उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने मोस्टली ज़्यादातर, ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीट जानकारी है, क्योंकि वो जानकारी अगर इसमें देने के लिए आदमी अगर पूरी जानकारी अगर प्रोवाइड कराई जाए तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी हो भी चुकी है शायद, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप लोगों को दी गई है वो जानकारी आपको समझ में आई होगी, उसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा, इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में और भी काफ़ी यूज़फुल जानकारी मैं वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।